नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर जैन। चारों तरफ लोग होली के रंग गुलाल में झूम रहे हैं, नाच रहे हैं। होली का कहना चाहिए सुरूर लोगों के मन मस्तिष्क पर छाया हुआ है। पारंपरिक मिष्ठान जो कहना चाहिए गुजिया पपड़ी का लोग लुत्फ उठा रहे हैं और एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। यूं तो भारत में हर त्योहार का अपना ही एक अलग महत्व होता है और हर त्योहार अपने में कई सांस्कृतिक, सामाजिक और पौराणिक अर्थ समेटे हुए होते हैं, अर्थ लिए हुए होते हैं। इसके साथ ही होली भी हमारा एक ऐसा ही त्योहार है जिसके निश्चित तौर पर अपनी ही एक पौराणिक मान्यताएं हैं, लेकिन इसके अपने ही कई सांस्कृतिक और सामाजिक सरोकार हैं, कई सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी हैं। भौतिक स्वरूप चाहे होली का कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन हम यहाँ पर इसके कई दूसरे पक्षों पर चर्चा करने के लिए आज यहाँ हमारी इस चर्चा में उपस्थित हैं और हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं दो खास मेहमान। हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश जैन, जो कि वर्तमान में भोपाल में प्रगत अध्ययन शिक्षण संस्थान में कार्यरत हैं, सहायक संचालक के तौर पर वहां पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं कर्नल शांतनु बनर्जी जी, जिन्होंने सेना में लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी। इसके अलावा ये यूनाइटेड नेशंस में भी मिलिट्री में रहे हैं और वहां भी अमेरिका में रहते हुए वहां भी अपनी सेवाएं लोगों को दी हैं। इन दोनों ही मेहमानों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इस विषय पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैं प्रश्न करता हूं डॉक्टर महेश जी से। महेश जी, आपसे पूछना चाहूंगा कि प्रतीकात्मक तौर पर यदि हम बात करें तो होली का समाज में क्या महत्व है, कैसे होली शब्द की उत्पत्ति हुई और कैसे आज जो इसका स्वरूप होली का देखने मिल रहा है, ये साहित्य में और हमारे प्राचीन पुराणों में इसका क्या महत्व रहा है, कैसे ये इस रूप में आज हमारे सामने आया है। होली शब्द पर जब हम विचार करते हैं तो सामान्यतः एक कथानक को लेकर के बात प्रारंभ की जाती है और उस कथानक को हम बारंबार सुनते रहते हैं कि हिरण्यकश्यप और प्रहलाद से संबंधित जो कथानक है वही वर्तमान में प्रचलित है और उसी को लेकर के संपूर्ण होली का स्वरूप विवेचित कर दिया जाता है। यहाँ मैं दूसरे ऐसे प्रसंग उठाना चाहता हूँ। एक कथानक के माध्यम से भी हम उस होली के प्रसंग को समझ सकते हैं, पर मैं चाहता हूं कि हम कुछ ऐसे पहलू जो वास्तव में जिन पर चर्चा नहीं होती है उन पर हम बात करें। होली शब्द की व्युत्पत्ति परक अर्थ अलग अर्थों में जाएगा और होली को जब हम पौराणिक संदर्भों में देखेंगे तो अलग रहेगा और वैदिक संदर्भों में देखेंगे तो अलग रहेगा। हम सबसे पहले ऋग्वेद से अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं, जो हमारे आदि वेद हैं और जहां पर हमें ऐसे लगता है ये कथानक तो बहुत बाद का है। श्रीमद् भागवत में इस कथानक का उल्लेख आया है और नारद पुराण में भी उसका उल्लेख आया है, पर मैं चाहता हूं कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में भी कुछ ऐसे उल्लेख देखने में आते हैं। जैसे वहां पर सोमयज्ञ हुआ करता था और सोमयज्ञ में जो सोमलता है, सोमलता के माध्यम से सोमलता का रस निकाल करके यज्ञ दिया जाता था। तो जो यज्ञ जिस समय हुआ करता था उस समय एक लकड़ी वहां पर लगा दी जाती थी उसमें यज्ञ के पास में, और जो यज्ञ करने वाले होते थे जब यज्ञ समाप्त होता था तो उत्सव मनाते थे। फिर उस लकड़ी को निकाल करके और उसमें जो गेहूं की बाली आती है, बाली को बांध करके उसको भूनते थे। तो जैसे अभी वर्तमान में जब हम चने को सेकते हैं ना तो चने को होला कहते हैं और जो गेहूं की जो बाली होती थी उस बाली को होलिका कहा जाता था। तो ऐसा मानते हैं कि जो होलिका शब्द है वो वास्तव में ऋग्वेद से ही आया है। इसके बाद अथर्ववेद में एक उलूलय शब्द मिलता है। उलूलय का अर्थ होता है आनंदित होना, उत्साहमयी होना। तो वहां एक इस प्रकार के त्योहार का नाम आया है, एक उत्सव का नाम आया है जिसे उन्होंने उलूलय शब्द का, तो उलूलय से उन्होंने कहा कि होली की उत्पत्ति हुई है। इसके बाद भाषा विज्ञान की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो उन्होंने कहा कि री, रिरी और लिरी, इन तीन के लिए री, रिरी, लिरी, री, रिरी, लिरी, इस प्रकार से जब हम बार बार उस शब्द का उच्चारण करते हैं तो वो कहते हैं कि हुलहुली शब्द बनता है। और हुलहुली का अर्थ होता है बहुत उत्साहित होना। तो ये माना जाता है कि हुलहुली से
होली शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये तो हमारे ऐसे कुछ पौराणिक और भाषा वैज्ञानिक तथ्य हैं जो होली की प्राचीनता को सिद्ध करते हैं कि वास्तव में हिरण्यकश्यप के आख्यान के पूर्व भी ऐसी बातें थीं कि जिससे होली की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जा सकता है। बाद में उसको किसी कथानक से जोड़ दिया गया है। बिल्कुल, बाद में फिर श्रीमद् भागवत में ये उल्लेख आया हुआ है। जो हिरण्यकश्यप और प्रहलाद वाली जो कथा आती है वो भागवत में आई हुई है। पर इसमें मजेदार चीज ये है कि जो आपने जैसे अभी कहा कि इसको प्रतीकात्मक रूप में कैसे देखेंगे, तो मैं उस चीज को स्पष्ट करना चाहता हूं कि महादेवी वर्मा ने एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया है कि वास्तव में यह तो एक प्रतीक है कथानक का। प्रहलाद का मतलब है आह्लाद जी, बिल्कुल। और जब खुशनुमा, बहुत खुशी परिवार में आ जाना। और वो कहते हैं कि किसान के लिए इससे बड़ी और क्या खुशी हो सकती है कि जब उसके घर में पूरी की पूरी फसल पक करके आए। उसका सबसे बड़ा त्योहार वही है, चाहे हम उसे होली कह लें, चाहे हम उसे दिवाली कह लें, जो त्योहार का नाम देना हो, फसल का आना ही उसके लिए आह्लाद है और वही उसका प्रहलाद है। तो प्रहलाद भी विजेता रहा और वास्तव में किसान भी उसी दिन विजेता हुआ है जिस दिन उसने अपनी फसलें प्राप्त की। इसके अतिरिक्त जो दूसरा कथानक आता है कि बालक कृष्ण ने उसी दिन माने जो अभी अपना जो मास चल रहा है फागुन शुक्ला पूर्णिमा, इसी दिन पूतना राक्षसी का वध किया था। तो उसके वध के उपलक्ष्य में ये होली पर्व शुरू हुआ। एक और ऐसा कथानक आता है कि राजा रघु के समय एक ठुंडा और कहीं कहीं डुंडा, दोनों उच्चारण उसके किए जा सकते हैं। कहीं ठुंडा लिखा हुआ भी मिलता है, कुछ जगह डुंडा लिखा हुआ भी मिलता है। तो वो जो राक्षसी थी वो बच्चों के लिए बहुत परेशान किया करती थी। तो कहा जाता है कि उस राक्षसी के लिए लोगों ने एक बार मिलकर के बहुत मारा और बच्चों के लिए सुरक्षित किया। तो आज भी वो कहते तब से फिर ये होली का रूप चालू हुआ। और आज भी जिस समय होली जलती है तो देखा होगा कि जितने अलाय बलाय टोना टूटना बच्चों के होते हैं वो सारे के सारे उस जगह विसर्जित कर दिए जाते हैं कि अब हमारे बच्चे प्रसन्नता पूर्वक रहेंगे। तो ये माने व्याधियां दूर हो जाए उनकी, उनकी आधियां व्याधियां उपाधियां जितनी भी हैं वो सारी शारीरिक मानसिक उनके कष्ट दूर हों। इस दृष्टि से भी फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमासी के दिन से, जिस दिन ढूंढा का वध हुआ था, उस दिन से होलिका पर्व को मनाया जाता है। इसके अलावा निश्चित तौर पर आप बहुत सारे पक्ष इन्होंने अभी महेश जी ने बताया। उसका कारण ये है कि ये संस्कृत और हिंदी साहित्य के खासे जानकार हैं और यही उनके अभी तक के जो वक्तव्य उन्होंने दिया या उन्होंने जो जानकारी दी उसमें ये सारी बात प्रतिलक्षित भी हो रही है कि उन्होंने इतने सारे उदाहरणों के माध्यम से बताया कि सिर्फ एक पर्टिकुलर घटना जो है जिसके जरिए आज होली मनाई जाती है, सिर्फ उतना ही होली का महत्व नहीं है, बल्कि इसके ऐतिहासिक संदर्भों को यदि देखें तो ये वैदिक काल से, बल्कि क्यों वैदिक काल से, वैदिक काल के पहले भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में होली रही होगी। अब मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कर्नल साहब आपसे यहां पूछना चाहूंगा कि सेना में आपकी एक कई तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, एक अनुशासन वाला जीवन होता है। इतनी सारी व्यस्तताओं के बीच में इतने बड़ी कहना चाहिए कर्तव्य निष्ठा से अपने कार्य का निर्वहन वहां पर करना है, उन सबके बीच में होली को मनाने का क्या माहौल रहता है? होली या कोई दूसरा त्योहार भी जब आता है तो सेना में किस तरह का माहौल देखा जाता है? देखिए अंकुर जी, सेना भी एक हमारे समाज का ही प्रतिबिंब है जी। और समाज के हर वर्ग से लोग यहाँ आके सेवा देते हैं, देश सेवा देते हैं। तो ये होली या कोई भी ऐसा त्योहार जो हमारे देश में मनाया जाता है, ये बड़े हर्ष उल्लास और बहुत जोश के साथ हमारे यहाँ मनाया जाता है। और जैसे आपको पता है कि सेना में जो डिसिप्लिन के अलावा एक अधिकारी और उनके साथ जो जवान है उनके बीच में जो एक सामंजस्य और एक अच्छे जो रिलेशनशिप की जो महत्वता है वो तो हम सबको पता है। और इसीलिए होली या कोई भी और त्योहार बहुत ही हर्ष उल्लास से हमारे यहाँ मनाया जाता है। और हम ये देखते हैं कि लोग इसका काफ़ी उत्सुकता से इंतजार करते हैं। आपको तो ये पता ही होगा कि सेना के लोग जो बॉर्डर में डिप्लॉयड हैं या यहाँ पीस एरिया में भी हैं, भोपाल जैसी जगह में, वो पूरे लोग एक साथ छुट्टी नहीं जा सकते हैं। जहाँ की देशवासी, देश के लोग अपने अपने घरों में फैमिली के साथ होली मना सकते हैं, लेकिन सेना में ये मौका हर जवान या हर अधिकारी को नहीं मिलता है। तो इसलिए ये जरूरी है
कि हम सेना में रहते हुए ऐसे त्योहारों का इस तरीके से हम निर्वहन करें। एक तरह से कहना चाहिए सेना तो सामाजिक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। हाँ, बिल्कुल। वहाँ पर तमिलनाडु से भी लोग हैं, पंजाब से भी हैं, गुजरात से भी हैं, और हर धर्म जाति के लोग हैं। बिल्कुल। तो वहाँ पे तो एक अलग ही माहौल बनता होगा जब इस तरह का ऐसा माहौल बनाने का कोशिश किया जाता है और ऐसा माहौल बनता भी है जिससे कि अधिकारी सेना के लोग चाहे बॉर्डर एरिया में हो या पीस एरिया में हो, वो अपने बीच में इसको एंजॉय कर सके। और पूरी तरीके से ये एक तरीके से आप सोचिए जो दिनचर्या है, जो एक बहुत मुश्किल दिनचर्या है सेना में, बॉर्डर में अगर कोई जैसे सियाचिन ग्लेशियर में आपने अभी देखा था कि जैसे -40-50 डिग्री सेल्सियस में लोग तैनात रहते हैं। तो ये ऐसे कार्यक्रमों से लोग एकजुट होते हैं और ये जो एक दिनचर्या का जो मोनोटोनस जिसको बोल सकते हैं, उससे हम अलग हो सकते हैं और इस त्योहार को हम मना सकते हैं। और एक चीज अंकुर जी और मैं बताना चाहता हूं कि सेना एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हर धर्म, हर प्रांत के लोग हैं। जम्मू कश्मीर से लेके नागालैंड के लोग हैं, इधर आपके गढ़वाल से लेके तमिलनाडु केरला के लोग हैं। लेकिन जब ऐसा कोई एक स्टेज मिलता है जिसमें अधिकारी और सेना के जवान एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये भेद दूर हो जाता है। उस समय वो सब भारतीय होते हैं, हिंदुस्तानी भारतीय होते हैं और बहुत अच्छी तरीके से हम ऐसे त्योहार हिंदुस्तानियों का ही वो त्योहार होता है। निश्चित तौर बहुत अच्छी जानकारी दी। आगे जब हम बढ़ेंगे तो कई दूसरे विषयों पर चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात। रविवार 27 मार्च सुबह 11 बजे आकाशवाणी के सभी केंद्र, सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त ऑल इंडिया रेडियो की वेबसाइट पर सजीव प्रसारण, FM गोल्ड और उर्दू सर्विस की लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल, न्यूज, DD भारती, DD इंडिया और DD किसान चैनल पर भी किया जाएगा। मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारण शाम 7 बजे आकाशवाणी के प्रादेशिक केंद्रों से होगा, जबकि दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से 28 मार्च को सुबह 9 बजे इसे प्रसारित किया जाएगा। याद रखिएगा, रविवार 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। पिताजी, सुना है आप श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर जा रहे हैं। हाँ बेटा। क्यों? तो पंजीकरण करवाना मत भूलना, वरना बाद में परेशानी होगी। याद है ना करवाने के कारण पिछली बार लखनऊ वाले चाचा जी को बालटल से वापस लौटना पड़ा था। क्या पंजीकरण इतना जरूरी है? हाँ पिताजी, यात्रा के लिए पंजीकरण बहुत आवश्यक है। इसके बिना यात्रा की अनुमति नहीं है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने शहर में ही यात्रा के लिए पंजीकरण करवा सकते हैं। वो कैसे? श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने देश भर में कुछ बैंकों को यात्रियों की रजिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी सौंपी है। वहां से रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। फॉर्म भरकर जमा करवाएं और निर्धारित दिन के लिए यात्रा परमिट प्राप्त करें। रही बैंक शाखाओं की जानकारी की बात, तो ऐसे बैंकों की सूची श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट www.shriamarnathjishrine.com पर उपलब्ध है। अच्छा, तुम वेबसाइट से बैंक का नाम पता निकालो। मैं अभी पंजीकरण करवाने जाता हूँ। दादू जी। हाँ बेटा। मेरा पंजीकरण भी करा लेना। अच्छा। मैं भी अमरनाथ जी जाऊंगी। नहीं बेटा, 13 साल से कम और 75 साल से अधिक आयु के लोगों को यात्रा के लिए रजिस्टर नहीं किया जा रहा। यात्रियों की सुविधा और जानकारी है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा जारी। होली है। हर के रंगों में भींजे चुनरिया, होली के रंगों में भींजे चुनरिया। भगना के अंगना में रस बरसत। कि लड़की लड़के के साथ होली खेल रही है और इस त्योहार का आनंद ले रही है। होली है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है।
हम बात कर रहे हैं होली और इसका सामाजिक सरोकार। चर्चा में जाने से, ब्रेक पर जाने से पहले हमने कई विषयों पर हमारे जो अतिथि आए हैं, हमारे मेहमान हैं, उनसे बात की थी। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं महेश जी आपसे पूछना चाहूंगा कि संबंधों को परिभाषित करने में होली का जो भाव है वो कितना मददगार है, वो क्या सहायता करता है कि कैसे लोग अपने पुराने कई गिले शिकवे बैर भूलकर होली के रंग में एक हो जाते हैं, मस्त हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है अंकुर जी आपने। सबसे पहले हम ये समझ लें कि पर्व होता क्या है जी। पर्व का हमें ऐसे लगता है पर्व माने त्योहार या कोई भी हमने आयोजन कर लिया वो पर्व माने त्योहार नहीं। पर्व माने होता है गांठ। अच्छा। कि जो चीजों की जब दो चीजें जोड़ी जाती हैं ना, जब हम किसी चीज को बांधना चाहते हैं तो हम बिना गांठ लगाए नहीं बांध सकते हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो ये पर्व भी हमारे गांठ का काम करते हैं। अंदर की गांठ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ग्रंथि की बात नहीं है, दो चीजों के बांधने की बात है। तो जैसे ही कोई पर्व आता है तो परिवार और समाज को बांधने का काम होली करती है जी। और ऐसे में जो एक समरसता का जो भाव उसमें उत्पन्न होता है, तो वास्तव में सबसे बड़ा हमारा जो सरोकार वहां समाज से एक परिवार का जुड़ता है, वो होली मुख्य माध्यम इस रूप में ही निभाती है कि हमारे एक परिवार को ले जाकर के अन्य परिवार के साथ में जोड़ देती है। और जहां पर किसी भी प्रकार का अपने अंदर का जो एक वैमनस्य भाव है, एक अंदर कोई छोटा सा भी दाग रह गया है जी। एक जैसे एक भोला भंडारी एक कवि हुए हैं, उन्होंने कहा कि एक हमारे भाग्य इतने अच्छे थे, इसके बाद भी एक छोटा सा दाग लग गया कहीं ना कहीं, तो अब उस दाग के लिए हम कैसे मिटाएं। तो उन्हें कोई माध्यम नहीं सूझ रहा था कि अब अंदर के दाग को हम समाज में लेकर के कैसे जाएंगे। तो वो चाहते हैं कि अगर भगवान से हमारी डायरेक्ट बात हो जाए, प्रत्यक्ष में हम बात कर लें, और हमारे जो संबंध हैं अगर हमारी उनके साथ में ऐसी होली हो जाए तो हमारा जो अंदर का दाग है वो दाग हमारा धुल जाएगा। मैं वो 4 पंक्तियां आपको बताना चाहता हूं। फागरियायो सोहायो चहूं दिसी गावत सुंदरी सुंदर रागरी रागरी मोरो गयो हरिले अब कासो कहूं यह मोरो अभागरी भागरी हूं सो छूटे न शरीर रयो इन बातन को और दागरी दागरी मेरो तवई मिट्टी है जब मोहन के संग खेले हों फागरी। बहुत सुंदर। तो जब तक हम मोहन के साथ में फाग नहीं खेल लेते हैं तो वास्तव में जो होली जैसे त्योहार आते हैं, जितने भी हमारे पर्व हैं, वो वास्तव में समाज के साथ में एक हमारी जो गठबंधन जो होता है वो गठबंधन हमारा समाज के साथ में कर देते हैं, और एक समरसता का माहौल, हमारे अंदर की पूरी जो बुराइयां हैं उनको दूर करके एक अंदर का माहौल उत्पन्न कर देते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और उस चीज को खूबसूरत छंद के माध्यम से भी बताया है ना। और होली का मतलब ही होता है गीत संगीत की धुनों में, और खासतौर से आज के आधुनिक गीत संगीत की बात नहीं है, अक्सर पारंपरिक गीतों की या पारंपरिक छंदों की, श्लोकों की, पुराने कवियों की, पुराने साहित्यकारों की गीत गजलों की याद अक्सर होली पर आती है, और उसकी एक वानगी पेश की महेश जी ने। कर्नल साहब, यहाँ बात को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आपसे पूछना चाहूंगा कि होली का स्वास्थ्य की दृष्टि से कितना व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य को संबल मिलता है। यहाँ मेरा प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल कई नकारात्मक स्वरूप भी होली का देखने आने लगे हैं। कई तरह के केमिकल वाले रंगों का प्रयोग होने लगा है, उससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन पहले तो कहना चाहिए हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीजों से होली खेली जाती थी। आजकल भी इसके उदाहरण देखने मिलते हैं। आज ही के अखबार में ऐसा देखने में आया है कि सिंहस्थ में आए हुए जो साधु संत हैं उन्होंने गोबर से और गोमूत्र से होली खेली है। कई इस तरह की हुल्लड़ियाई भी हुआ करती थी, जब धूल से, मिट्टी से, इनसे होली खेलते थे। इनसे व्यक्ति के जीवन पर उतना प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता था, लेकिन आजकल जो रासायनिक पदार्थों का प्रयोग होता है उससे निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ता है। तो जो प्रतिकूल परिस्थितियां होली के दौरान तब क्रिएट की जाती थी आर्टिफिशियल ढंग से, वो तो कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती थी, लेकिन आज उसका उल्टा हो रहा है। तो इस पर मैं आपसे आपके विचार जानना चाहूंगा। देखिए,
इसमें ऐसा है अंकुर जी, आपने बहुत सही प्रश्न पूछा। हमने देखा है कि जो होली का रूप है, होली खेलने का तरीका, ये बदलता जा रहा है। पहले हमने सुना है हमारे पूर्वज या हमारे जो गुरुजन थे वो होली खेलते थे जब तो आपका जो फूलों से रंग बनाया जाता था। हमने भी बचपन में फूलों से, पलाश फूल होता है, उससे होली का रंग बनता था और बहुत अच्छा रंग बनता था। लेकिन कहीं ना कहीं कमर्शियलाइजेशन या आप कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन के कारण ये स्वरूप होली का बदला है। और इससे बचाव करने के लिए जो लोग हैं अपने बच्चों को इस होली में खेलने से उन्हें रोकते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये जो इस तरीके के रासायनिक पदार्थ वाले रंग यूज होते हैं तो इससे कहीं ना कहीं उनके बच्चों को के सेहत को नुकसान हो सकता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ये जो होली का त्यौहार है इसमें घर के बच्चे छोटे से लेकर टीनेजर तक वो बाहर जाएंगे और पानी से खेलेंगे, क्योंकि होली का त्यौहार उस टाइम होता है बैसाख से थोड़ा पहले जब मौसम बदल रहा होता है। बिल्कुल सही। तो ये एक तरीके से इम्यूनिटी जो है बॉडी का वो बढ़ाने का एक तरीका होता था। तो इससे कहीं ना कहीं अगर जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को अगर अलाउ नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को खुशी के अलावा अच्छे स्वाद से भी वंचित कर रहे हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है। लेकिन ये मैं जरूर बोलूंगा कि आजकल जो एक जागरूकता आई है और ऑर्गेनिक गुलाल, ऑर्गेनिक जो रंग वो उपलब्ध है बाजार में, तो जरूर जो माता पिता हैं उनको ये सोच के बच्चों को उनको उपलब्ध कराना चाहिए और जरूर उनको बाहर भेजना चाहिए, क्योंकि ये देखा गया है कि साइकोलॉजिकल तौर पे भी ये ठीक नहीं है कि पूरे लोग होली खेल रहे हैं अपने कॉलोनी के और जो किसी का बेटा वो उससे वंचित रह जाता है, वो सही बात नहीं है। कहीं ना सही बात। निश्चित तौर पर सेना में तो काफी प्रतिकूल परिस्थितियां होती ही हैं और जो लोग अपने बच्चों को भविष्य में सेना में भेजना चाहते हैं उन्हें तो बिल्कुल ही होली के रंगों से या होली के इस माहौल से बच्चों को बचाकर नहीं रखना चाहिए। लेकिन फिर भी जो उचित सावधानियां बरतना आवश्यक है उनका ध्यान रखना तो निश्चित तौर पर जरूरी है ही। यहाँ पर महेश जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि होली का सृजन से भी काफी संबंध माना जाता है। मेरा प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या होली का भाव सृजन को प्रेरित करता है या सृजन से होली का भाव स्पंदित होता है? दोनों में आखिर में क्या संबंध है? कई साहित्यकार और कवि जो हुए हैं उन्होंने होली पर काफी गीत लिखे हैं। कहना चाहिए जो श्रृंगार है, जो उमंग है, जो मस्ती है, जो कहना चाहिए हुल्लड़पन है, जो व्यक्ति के अंदर बसा हुआ है, उसके तन मन में रचा बस, जिसे कहना चाहिए कि कई बार वो दबा कर रखता है, ऐसे उस भाव को, उस सृजन को अक्सर हम मुखरित होते हुए देखते हैं जब होली का अवसर आता है। तो इस पर मैं आपके विचार जानना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात आपने कही है। देखिए, कोई कवि यदि होगा और उसे अकेले में कह दिया जाए कि कविता पाठ करना है तो वो कविता नहीं सुनाएगा। कहीं चार लोग यदि काव्य पाठ कर रहे होंगे और वो अगर दर्शकों के बीच में भी बैठा होगा तो चिट धीमे से भेजेगा कि हमें भी सुनाना है। बिल्कुल। तो बहुत सारे हमारे अंदर की जो दमित चीजें हैं, दमित इच्छाएं हैं कि जिनको हम दबा करके बैठे हुए हैं, वास्तव में जो एक बच्चे के अंदर से जब एक जैसे शिक्षक बहुत सारी चीजों को निकाल लाता है तो ये पर्व बड़े व्यक्तियों के भीतर से बहुत सारी चीजों को निकाल लाते हैं। और कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि वो व्यक्त करना चाहते हैं पर उन्हें अवसर नहीं मिलता है। तो ये पर्व केवल इतना कार्य करते हैं कि उन्हें एक अवसर प्रदान कर देते हैं। तो वास्तव में ये अन्योन्य आश्रित हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते कि होली आएगी तो ही वो गाएंगे या होली आएगी तो ही वो सृजन कर पाएंगे या जब वो सृजन करेंगे तो ही होली आएगी, ऐसा। पर ऐसा होता है कि होली आएगी और वो सृजन करेंगे क्योंकि उनके अंदर वो प्रतिभा है। तो पर इसमें एक चीज मैं अवश्य जोड़ना चाहता हूं कि जिनकी प्रतिभा जिस प्रकार की है वो पर्व को उसी रूप में सृजित करते हैं, पर्व को वो उसी दृष्टि से देखते हैं। जब अगर हम केवल होली को एक रंग के रूप में लेंगे तो हम मात्र उसे रंग तक सीमित करेंगे और खेलने के बाद उस चीज को जो छंद भी बनाएंगे वो केवल रंग गुलाल को लेकर के
और वहां तक सीमित कर देंगे। अगर आध्यात्मिक व्यक्ति होगा तो वो उसे दर्शन तक लेकर के जाएगा और भगवान से सीधा संबंध जोड़ेगा। अगर और आध्यात्मिक व्यक्ति होगा तो वो अपने रंग भी दूसरी चीजों के डालेगा। मैं 2 पंक्तियां आपको बताऊं। दयानंद राय जी जैन दर्शन के बहुत बड़े कवि हुए हैं और उन्होंने बहुत सारी पूजाएं इत्यादि लिखी हैं। उन्होंने होली को जो खेला और होली का जो रूप देखा तो उन्होंने उस पर से मैं केवल आपको 4 लाइनें वानगी के बतौर बताता हूं कि चेतन खेले होरी, सत्य भूमि क्षमा वसंत में, समता प्राण पिया संग गोरी, और मन को मार प्रेम को पानी, तामे करुणा केसर घोरी, चेतन खेले होरी। बिल्कुल। अब वास्तव में इसमें जो उन्होंने अपनी आत्मा का जो गुणगान किया है, क्षमा, समता, ये सारी की सारी चीजें उन्होंने उसको प्रतीक के रूप में ली। तो वास्तव में होली ने उनके अंदर एक नया सृजन किया और उनकी जो भावनाएं थी वो होली के माध्यम से व्यक्त हो गई। तो ये अन्योन्याश्रित इन दोनों का संबंध है। बहुत ही खूबसूरत बात, बहुत ही सुंदर बात यहाँ बताई कि इन दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि सृजन के भाव को होली ने स्पंदित किया या होली से सृजन स्पंदित हुआ, बल्कि दोनों का ही संबंध है। होली का त्योहार पहले से ही चला आ रहा है, आह्लाद व्यक्ति के अंदर गूंजता है, झूमता है। तो ऐसे में जो सृजनकार हैं, कवि हैं, वे भी भला कैसे पीछे रहते। फिलहाल रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। होली है। हर के रंगों में भींजे चुनरिया, होली के रंगों में भींजे चुनरिया, अगना के अंगना में रस बरसत। कि लड़की लड़के के साथ होली खेल रही है और इस त्योहार का आनंद ले रही है। होली है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? How dare you? क्या किया मैंने? क्या किया? इस सास से इस तरह से बात करती हो? What do you think of yourself? मेरी क्या गलती है? Shut up! Shut up! गलती अब मैं करता हूँ। झूठ बोलने की आदत पड़ गई है तुमको। Just because I don't say anything. तुमको बस एक ही भाषा समझ में आएगी, एक ही। एक और बार अगर ऐसा हुआ ना तो मैं एक फोन कर सकता हूं? हेलो जी, अब मैंने ही फोन किया था। अपने आसपास हो रही किसी भी तरह की घरेलू हिंसा को रोकिए और उसके खिलाफ सास बहू सीरियल्स, कार्टून्स, रियलिटी शोज, फिल्मी शोज, इन सब के बीच में अगर 40+ के लोगों के लिए कुछ खास देखना हो तो ट्यून कीजिए दूरदर्शन नेशनल पर 40+। 40+ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का अपना चैनल। लोकांचल कार्यक्रम का ये मंच एक स्वस्थ मनोरंजन का मंच तो है ही। गोरी खोलो के बार, गोरी खोलो के बार, आ गए पिया होली खेल में। आपका परिचय ऐसे कलाकारों से करवाएं जिन्होंने लोक कला को नई ऊंचाइयां प्रदान की है। लाल रंगे डारो, गुलाबी रंगे डारो, हरो रंगे डारो, नारंगी रंगे डारो, और जिनका पूरा जीवन लोक कला को समर्पित है। रंग रंगीली आ गई होली, हम तुम्हें होली खेले लाल। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं होली और उसका सामाजिक सरोकार। ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी कि होली का भाव सृजन को प्रेरित करता है या सृजन होली के भाव को उकसाती है। तो इसका बहुत ही खूबसूरत आंसर दिया था कि इन दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध है। इसी चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए अब मैं शांतनु जी यहाँ पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से सृजन का होली से संबंध बनाया जाता है, ऐसे ही अनुशासन का संबंध भी है। अनुशासन का सकारात्मक तौर पर नहीं, नकारात्मक तौर पर, क्योंकि
होली समस्त हर तरह के अनुशासन को तोड़ने वाला त्योहार है, लेकिन सेना का जीवन जो है वो काफी अनुशासन वाला बताया जाता है, काफी अनुशासनबद्ध जीवन शैली आपकी होती है। तो कैसा लगता है जब ऐसे त्योहार को आप उस अनुशासन वाली जिंदगी में सेलिब्रेट करते हैं? देखिए अंकुर जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। सेना में जरूर हमारी जो जिंदगी है, जो दिनचर्या है, वो काफी अनुशासन के उससे गुजरती है जी। लेकिन हमारे अधिकारी और हमारे जो जवान हैं वो भी इन मौक़ों का इंतजार करते हैं जहां थोड़ी अनुशासनहीनता से थोड़ी सी ढील मिले। तो ये तो अधिकारियों के ऊपर होता है कि हम किस तरीके से एक संतुलित ढील जवानों को दे। और मैं ये बता दूं कि हमारी सोसाइटी में या हमारे यहाँ सेना में भी जो जवान इतने जिम्मेवार हो चुके हैं कि उन्हें पता है कि क्या लिमिट है और किस लिमिट तक जाना है। तो इसलिए ये जो ऐसे त्योहार हैं वो इस तरीके से मनाया जाता है कि जिसमें वो हर्ष उल्लास भी है, वो अपने मजे भी करते हैं और अपने जो उनकी जो एक स्ट्रेस वाला दिनचर्या है उससे कहीं ना कहीं हट के ये कार्यक्रम किया जाता है और एक तरीके से ये आप स्ट्रेस बस्टर के तौर पे ले सकते हैं। तो इसीलिए मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं है, इक्का दुक्का किस्से हो जाते हैं जहां कुछ लोग अपने जरूरत से ज्यादा अपनी जो सीमाएं हैं उसे लांघ देते हैं, लेकिन तकरीबन ये देखा गया है कि जब इस तरह के त्योहार होते हैं तो लोग इससे जो आनंद है उसी को उठाना चाहेंगे। और इसमें क्या है, कहीं ना कहीं वो अपनी प्रतिभा को भी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि साल में कुछ ऐसा एक दो ही मौका मिलता है जहां पे इस किस्म के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं सेना में। तो जो जवान है वो उनके अंदर जो एक प्रतिभा है जो ऐसे खुल के नहीं आ पाता है, तो कहीं अधिकारियों के सामने या उनके फैमिलीज के सामने जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो वो प्रतिभा खुल के आता है और उसे वो दर्शित कर सकते हैं। उसको एंजॉय भी करते हैं। उसको एंजॉय और ना सिर्फ सेना के जवानों के लिए ये स्ट्रेस बस्टर है, बल्कि होली का त्योहार तो ऐसा त्योहार है कि सभी के स्ट्रेस को दूर करने वाला है। जिंदगी में जैसा कि महेश जी ने बताया भी था कि ये दमित इच्छाओं की अभिव्यक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है और उन्हें होते हुए हम देखते भी हैं, लेकिन इसको हमने काफी सामाजिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रंग दे दिया है। यह महेश जी, इसी से जुड़ा हुआ मैं एक प्रश्न करना चाहूंगा कि इस समय बढ़ाती दूरियों के इस दौर में नए संदर्भों में होली की क्या प्रासंगिकता है? मेरा यहाँ कहने का अभिप्राय यह है कि आज जबकि वर्चुअल दुनिया में ही आज का युवा ज्यादा खोया रहता है, बच्चे फेसबुक व्हाट्सएप पर ही ज्यादा संलग्न रहते हैं, ऐसे में होली कैसे उन्हें घरों से बाहर निकालता है, अपनों के बीच में जाने का मौका देता है, मेल मिलाप का एक अवसर प्रदान करता है। तो इस दौर में होली कितनी सांदर्भिक है, कितनी प्रासंगिक है? अंकुर जी, होली का मौसम जब आप देखेंगे जी, तो आप पाएंगे कि मौसम पर मादकता छाई। हाँ। मौसम पर मादकता छाई, किसको अपना होश है, धरती डूबी है मस्ती में, फागुन का यह जोश है। बिल्कुल। तो जिस समय फाल्गुन जोश मारता है तो उस समय मैं समझता हूं कि सारे व्हाट्सएप और सारी चीजें बंद हो जाती हैं। तो इसकी तो वास्तव में बहुत समय से कुछ पर्व अपने ऐसे हैं कि जिनकी प्रतीक्षा बहुत समय से रहती है और जो आमोद प्रमोद का जो एक मिलन का जो एक स्थल है, हर व्यक्ति उसको तलाशना चाहता है। वो अकेला इसलिए हो गया है, हमारा बच्चा इसलिए हमसे ज्यादा दूर होता जाता है कि हम उससे बात नहीं करना चाहते हैं, हम बात नहीं करते, हम समय नहीं दे रहे हैं। समाज का अर्थ ही ये होता है कि जहां पर समम अजंती जनाः अस्मिनिति समाजा, कि वो आमोद प्रमोद के मिलन का एक स्थल है। तो वास्तव में जैसा आपने कहा कि ये जो इस प्रकार के वर्तमान परिवेश में हम कैसे उतना समय निकालेंगे या हम उससे दूर होते जा रहे हैं, वास्तविकता ये नहीं है। हम अपने त्योहारों के लिए जो मूल रूप में जैसे मनाया जाना चाहिए उससे हम अपने आप के लिए दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, पर इतना चाहते हुए भी हम वैसा कर नहीं पाते हैं। बहुत बच्चों के लिए अपन मना करते हैं कि कोई नहीं जाएगा, कोई खेलने नहीं जाएगा, उधम नहीं करेगा, पर होली का सुबह होने दीजिए आप, किसी के लिए चाहते हुए भी नहीं रोक पाएंगे और बच्चे जब आपके सामने आएंगे तो आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि हमारे ही बच्चे थे। तो ये तो वातावरण के ऊपर बहुत सारा निर्भर करता है और ये उत्सव और उमंग का पर्व है और अपने आप स्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती हैं कि पर्व का प्रारंभ होते ही अंदर के उद्रेक अपने आप से सामने आते हैं और ये तकनीकी की चीजें, आधुनिक चीजें हैं, ये अपने आप
जो हमारे जो भावनाएं हैं, तकनीकी कभी भावनाओं का स्थान नहीं ले सकती है, इसलिए वो कहीं ना कहीं दबा के ही रखेगी जब तक होली पर्व होता रहेगा। कितने ही तकनीकें आ जाएं, इलेक्ट्रॉनिक पिचकारियां भी बन जाए, तो जो अपनी पिचकारी का मजा है उसका अपना ही मजा है और वो शाश्वत रहेगा। और सबसे ज्यादा जरूरी तो ये होता है कि हमारे व्यवहार की, हमारे अच्छे व्यवहार की पिचकारी में जब सद्विचारों का, सद्भावों का रंग भरकर दूसरों पे उड़ेला जाए तो सच्ची होली तो वही मानी जाएगी। कर्नल साहब, आपने कई सारे देशों की यात्रा की है, यूएन में आप रहे हैं, यूएन की सेना में आपने सेवाएं दी हैं, तो जब उन देशों में होली का माहौल कैसा देखने मिलता है? आज हर देश ने कहीं ना कहीं अपने को रंगों से जोड़ रखा है, हर देश में। चाहे स्पेन में यदि हम जाते हैं, वहां पर तो टोमेटो फेस्टिवल होता है, तो वहां पर टमाटर के रंगों से होली खेली जाती है, और दूसरे जो देश हैं वहां पर भी इस तरह का माहौल देखने मिलता है। तो होली का त्यौहार, जब आप दूसरे देशों में रहे, तो होली का जब पर्व आता था, त्यौहार आता था, तो तब कैसा माहौल दूसरे देशों में देखने मिलता था? बहुत छोटे में आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, अगर आप ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य देखें तो इस देश से जितने भी लोग बाहर गए हैं, तो वो हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति, उसको बाहर लेके गए हैं। और इसी तरीके से इसी कड़ी में जब हम यूएन पीस कीपिंग फोर्स में थे अफ्रीका में, तो वहाँ जो जितने भी कंटिजेंट्स है, चाहे भारतीय कंटिजेंट हो, पाकिस्तानी, बांग्लादेश या और साउथ अमेरिकन कंटिजेंट भी थे, तो उन सब ने इस त्योहार को अपनाया, और ये कहीं ना कहीं देखा गया है कि वो भी इस त्योहार में शरीक हुए हमारे साथ। बिल्कुल। तो और बहुत अच्छा लगा हमको उनके साथ खेलने में, और जो हमारा यहाँ जो प्यार का, जो प्रेम का मैसेज है, वो उन तक पहुँचाने में। और इसके अलावा ये मैं बताना चाहता हूँ कि उन देशों में पुराने भारतीय जो 150-200 साल पहले गए हैं, वो वहाँ बसवास करते हैं, और वो बहुत ही उम्दा तरीके से वहाँ होली का पर्व मनाते हैं। तो मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं उस इंडियन कम्युनिटी के साथ भी वहाँ होली खेल सकूं, और हमारे जो जवान हैं वो उनके साथ काफी मेल भाव के साथ ये त्योहार जी बिल्कुल निश्चित तौर पर इस होली के रंग से, इसकी उमंग से दुनिया में चाहे कहीं भी हिंदुस्तानी रहे, या हिंदुस्तानी यदि नहीं भी हो, लेकिन हिंदुस्तानी होने का भाव यदि उसके साथ है, तो वह इन होली के रंगों से, इस होली के खुमार से नहीं बच सकता। हम हमारे कार्यक्रम के अवसान में हैं, और जाते जाते एक और थोड़ा सा कहना चाहिए समाज से जुड़ा हुआ प्रश्न मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, क्योंकि पर्यावरण को इग्नोर करते हुए, पर्यावरण की उपेक्षा करते हुए हम यदि होली मनाएं तो कहीं भी सही नहीं है। इन दोनों ये मैसेज व्हाट्सएप और फेसबुक पर काफी वायरल हो रहा है कि भाई पानी बचाना है तो साल के 365 दिन बचाइए, लेकिन होली के दिन तो जमकर होली मनाइए, पानी उड़ाइए। इस तरह के भाव काफी अभिव्यक्त किए जाते हैं। यहां पर बहुत छोटे में, मात्र 1 मिनट में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पर्यावरण का ध्यान रखते हुए होली का कैसा सेलिब्रेशन होना चाहिए? महेश जी। जी जी बिल्कुल छोटा। हमारे यहाँ पर जो वास्तव में केमिकल युक्त रंगों की जो परंपरा आई है, वो अभी आई है। टेसू के पुष्पों को लेकर के ही अपने यहाँ पर रंग निकाला जाता रहा है, और वास्तव में जो अपना जितने प्रकार के वर्तमान में रसायन आ रहे हैं, हमें उन रंगों का परहेज करते हुए, और इतने अब हम विवेकवान हो चुके हैं, हर चीज के अच्छे पहलू और उनके नकारात्मक पहलू दोनों को समझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमें चाहिए कि जो हमारी पुरानी परंपरा थी, बच्चों ने तो टेसू के फूल देखने ही बंद कर दिए, वो देख ही नहीं रहे, वो समझ नहीं पाते कि टेसू के फूल होंगे। तो हमने अपनी उन पुरानी चीजों के लिए पूरी तरीके से जो विलुप्त कर दिया है, तो हम बड़े लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि जो होली का वास्तविक स्वरूप था और जिस रूप में वो पहले मनाई जाती थी, उसको एक बार पुनः लेकर के आए, बच्चों को कभी शेयर कराएं, उन्हें दिखाएं कि वास्तव में होली के समय, ये तो वसंत का मौसम है, वसंत की जवानी होली है। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। ऐसी जवानी में उन्हें दिखाना चाहिए कि इसकी जो वसंत की जवानी होती है वो कैसी होती है। जब वहां के पुष्प लेकर के लेके आएंगे और उनके रंगों का प्रयोग करेंगे, तो इस प्रकार की कोई बात उठेगी। निश्चित तौर पर फिर जितनी भी विसंगतियां आती हैं, वो आधुनिकता का जो कलेवर और खास तौर से बाजार का जो दिखावा जब लोगों के जीवन में आता है, उसी कारण होता है, और वही विसंगतियां हम सबके जीवन में देखने को भी मिलती है। यदि हम प्राचीन परंपराओं से, हमारी पुरानी परंपराओं से जुड़कर होली के त्यौहार को सेलिब्रेट करने के लिए आगे आएंगे, तो ये निश्चित तौर पर जितनी भी विसंगतियां, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली जितनी भी प्रवृत्तियां हम सबके जीवन में देखने मिल रही हैं, वे भी दूर होंगी। पर्यावरण का संरक्षण करते हुए सतत पोषणीय विकास जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है हमारा सतत पोषणीय व्यवहार।
क्योंकि वैसा व्यवहार होगा तभी सस्टेनेबल या कहना चाहिए निरंतरता को बनाए रखने वाले विकास भी देखने में आ सकता है। फिलहाल कई सारे मुद्दों पर हमने चर्चा की, लेकिन यकीनन बहुत सारे विषय ऐसे हैं जो इस चर्चा में छूट गए हैं और उनका छूटना लाजमी भी है, क्योंकि इतने छोटे से समय में बहुत सारे पहलुओं पर बात करना संभव नहीं हो पाता। फिलहाल रुकते हैं यहीं और हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हमारे दोनों ही अतिथियों का मैं बहुत बहुत यहां पर आभार मानता हूं कि वे हमारे इस कार्यक्रम में आए और महत्वपूर्ण जानकारी दी। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते जब पुनः आएंगे तो कई दूसरे विषयों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।